हेलो एवरीवन। तो आरपीसी सेकंड ग्रेड में हमने ये जो इंडियन पॉलिटिकल वाला सिलेबस है उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें भारत का जो संवैधानिक विकास है वो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने उसकी 2 क्लास पहले अपलोड कर दी है। और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। इंडियन पॉलिटिकल में संविधान सभा और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, संविधान सभा स्पेशल सेकंड ग्रेड में अलग से टॉपिक नहीं है। हाँ, संविधान सभा में जो भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है उसको अलग से दिया हुआ है, उसको हम अलग से क्लास में पढ़ लेंगे भीमराव अंबेडकर की क्या क्या भूमिका रही है। लेकिन जो संविधानिक जो विकास है उसके अकॉर्डिंग, उस हिसाब से उसमें जो हमने ये संवैधानिक विकास पढ़ा है 2 क्लास में, उसके बाद हमें ये पढ़ना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी क्रम में हम इस क्लास को आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संविधान सभा या संविधान का निर्माण आज हमारी ये क्लास रहेगी। तो चलिए, तो देखते हैं कि 1895 में स्वराज्य विधेयक आता है। और लेकर कौन आता है स्वराज्य विधेयक? बाल गंगाधर तिलक। इसमें सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांतों का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख किया गया है। अब संविधान सभा का अपन निर्माण करेंगे तो सबसे पहले जो लिखित उल्लेख किया गया है संविधान सभा के सिद्धांतों का, तो वो इस स्वराज्य विधेयक में ही किया गया, 1895 के स्वराज्य विधेयक में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1918 में कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन होता है, जो कांग्रेस का 33वां अधिवेशन होता है ये दिल्ली में। इसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत आता है जो भारत पर लागू करने की मांग होती है। आत्मनिर्णय के सिद्धांत को भारत पर लागू करने की मांग की जाती है। फिर 1922 में गांधी जी ने कहा भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया जाएगा। गांधी जी ने क्या मांग रखी कि भारत का जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो भारत की जनता करेगी। अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा की जो मांग की थी सबसे पहले, वो किसने की है? गांधी जी ने की है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो संविधान सभा की मांग की है वो गांधी जी ने कही है। गांधी जी ने ही संविधान के निर्माण की बात की थी कि संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता करेगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो बात की संविधान सभा की वो गांधी जी ने की है। फिर हम देखते हैं कि 1923 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आता है दिल्ली में। पहला संगठित प्रयास, संविधान सभा के निर्माण का जो पहला संगठित प्रयास किया जाता है वो इसी बिल के तहत किया जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत। फिर 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आती है। लखनऊ अधिवेशन में सर्वसम्मति नहीं मिलती है इसको। औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग करते हैं। इस लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ये नेहरू जी, ये मोतीलाल नेहरू जी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की, उसके नाम पर ये औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग रखी गई है। नेहरू रिपोर्ट को श्याम चतुर्वेदी ने प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप या ब्लूप्रिंट कहा है। नेहरू रिपोर्ट को श्याम चतुर्वेदी ने, हाँ जी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन आता है जिसमें संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग की जाती है। फिर 1934 में मानवेंद्र राय कम्युनिस्ट पार्टी में इसका सबसे पहले औपनिवेशिक मांग की थी। संविधान सभा की औपनिवेशिक मांग की मानवेंद्र राय जी ने। संविधान सभा के विचार का ये प्रतिपादक थे। मानवेंद्र राय किसे थे? कम्युनिस्ट पार्टी से थे। सर्वप्रथम औपनिवेशिक जो मांग रखी थी इन्होंने रखी, और संविधान सभा के विचार का ये क्या थे? प्रतिपादक। फिर हमने जो 1935 का अधिनियम पढ़ा था, 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की क्या की? मांग की, आधिकारिक रूप से।
इसके बाद 1936 में फैजपुर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप दिया था। ये फैजपुर अधिवेशन कब होता है? 1936 में। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप दिया था। इस समय संविधान सभा के विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। इसमें लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मांग स्वीकार कर ली गई थी। संविधान सभा की जो मांग है इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो लॉर्ड लिनलिथगो थे अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर ली थी। तो इनकी जो डेट याद रखना, अगस्त प्रस्ताव की इम्पोर्टेंट है। कब आया? 8 अगस्त 1940 को। फिर होता है क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया कि निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को भारत की तिथि का चेक या अरेखांकित चेक कहा और नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा। क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का चेक किसने कहा? नेहरू जी ने। और गांधी जी ने कहा भारत की तिथि का चेक, अरेखांकित चेक। वीडी सावरकर, भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं जो टुकड़े टुकड़े कर देगा। जो वीडी सावरकर जी थे वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद 4 जून 1945 को वेवेल योजना आती है और फिर जून जुलाई में ही 1945 में शिमला समझौता होता है। फिर होती है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। इनका याद रखना। अगस्त प्रस्ताव तो कब आया? 8 अगस्त 1940 को। इधर 8 अगस्त 1940 को तो अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन। 45 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन लाने वाले 3 व्यक्ति कौन कौन से थे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर, इसमें एलेक्स से याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स याद रखना। जो अलेक्जेंडर थे वो नेवी मंत्री थे, पैट्रिक लॉरेंस थे वो भारत सचिव थे। इसका कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और स्टेफोन जो क्रिप्स थे वो व्यापार मंत्री थे। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार मंत्री। और अध्यक्ष किसको बनाया? पैट्रिक लॉरेंस को जो भारत सचिव थे, और अलेक्जेंडर नेवी मंत्री। 16 मई 1946 को इसकी रिपोर्ट आती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तो था संविधान सभा का गठन करना, लेकिन इसका जो गौण उद्देश्य माना जाता है वो है भारत का विभाजन करना। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के सुझाव अनुसार संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन किया गया। 1946 को अंतिम रूप से गठन कब किया गया संविधान सभा का? जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के सुझाव के अनुसार। इस समय हम देखते हैं कि प्रारंभ में कुल सदस्य कितने रखे? 389 सदस्य थे, जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा गया। 389 सदस्य थे, जिसमें प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित या ब्रिटिश प्रांत हम मान सकते हैं वो कितने थे? 292। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292। देशी रियासतों से जो राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए वो कितने थे? 93। और 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत। 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत। ABCD से याद रख सकते हैं, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान पाक और कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, ये 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। फिर उसके बाद 296 सीटों पर चुनाव होता है। ठीक है, इसमें इन सीटों पर क्या होता है? देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। सिर्फ ये 292 सीट जो विधानमंडल से निर्वाचित थी ब्रिटिश प्रांत से, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, 292 और 4 टोटल कितने हो गए? 296। इन 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था।
परिणाम क्या रहता है इसका? कांग्रेस को 208 सीट मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है, निर्दलीय को 8 और अन्य 7 पार्टी को एक एक सीट मिलती है, टोटल 296। इनमें हम देखते हैं महिला कितनी रहती है, 15 महिला निर्वाचित होती है, जिसमें राजस्थान से टोटल सीट में से 296 में से राजस्थान से कितने थे? 12 और एससी के 36 और एसटी के 33। सर्वाधिक निर्वाचित यूपी संयुक्त प्रांत से थे 55 सदस्य और सर्वाधिक जो मनोनीत थे वो मैसूर रियासत से थे, कितने? 7। हिंदू महासभा को कोई सीट नहीं मिली, हिंदू महासभा को किसी प्रकार की कोई सीट नहीं मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हैदराबाद रियासत थी उसको संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, हैदराबाद थी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, उसे सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रारंभ में जुलाई 1946 में कितनी थी? 389 सीट थी। फिर 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा के बाद कितनी सीट हो गई? 324। कितनी? 324, जिसमें प्रांतों से थे 232, चीफ 3 थे चीफ कमिश्नरी, और देशी रियासतों से कितने थे? 89। फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद 299 सीट हो गई, जिसमें भारतीय प्रांत से 229 और देशी प्रांत से 70 सीट थी। अल्पमत को देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। फिर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब? 16 अगस्त 1946 को। आज़ादी के समय भारत में कुल रियासत कितनी थी? 562। 3 रियासतों का विलय इस प्रकार हुआ। ये जो 3 रियासत है इनसे प्रश्न बनता है, वो कौन कौन सी रियासत थी? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन 3 रियासतों का विलय बाद में किया गया, और ये जम्मू कश्मीर का जो विलय किया गया वो विलय पत्र के द्वारा किया गया था। हैदराबाद रियासत का ऑपरेशन पोलो चलाकर सैन्य बल के द्वारा किया गया। वहीं जूनागढ़ रियासत का जो विलय है वो जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का तो विलय पत्र, हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो चलाकर, और जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया। फिर देखते हैं कि हम 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 1946 को, और उपाध्यक्ष बनते हैं इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इसका जब पुनर्गठन हुआ 26 अक्टूबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हो गए। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे निर्वाचित सदस्य थे जो भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। और सच्चिदानंद सिन्हा जी कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, और महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं चुने गए, और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सदस्य तो चुने गए थे परंतु उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। फिर हम देखते हैं संविधान सभा की बैठक देखते हैं। बैठक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को, और संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट, याद रखना। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। उस समय इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये वरिष्ठता के आधार पर बनाए जाते हैं, और वरिष्ठता का जो ये क्रम है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और इनको किसके सुझाव पर बनाया गया था? जे.बी. कृपलानी ने सुझाव दिया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने का, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा के पहले जो मनोनीत उपाध्यक्ष बने वो थे फ्रैंक एंथनी। वहीं प्रथम अधिवक्ता बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती 11 दिसंबर को, फिर इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु, बिहार का गांधी और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उनकी पहली बैठक में हुआ था 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को जब इसकी दूसरी बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस समय अब संवैधानिक जो सलाहकार बनाए गए वो थे बेनेगल नरसिंह राव, यानी BN राव। BN राव को क्या बना दिया? संवैधानिक सलाहकार। वहीं प्रथम उपाध्यक्ष बना दिया HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। ठीक है। HC मुखर्जी को क्या बना दिया? उपाध्यक्ष। और सलाहकार किसको बना दिया? BN राव को। फिर जो 16 जुलाई 1947 को क्या होता है? जो उपाध्यक्ष होता है वो HC मुखर्जी के साथ साथ VT कृष्णमाचारी को भी बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 9 दिसंबर 11 दिसंबर के बाद अब इसकी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर को। इसमें क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तीसरी बैठक में। इसी के साथ संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी थी। संविधान का पहला वाचन किसने किया? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो इसको संविधान का प्रथम वक्ता कहा गया। अब यहाँ पर जितने भी वाचन हुए थे उनको बाद में भी हम देखने वाले हैं कंप्लीटली। तो जो पहला वाचन किया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था, इसलिए इसको संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव, उसको NA जो पालकीवाला है उसने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। अब इस समय कुछ समिति बनाई गई। उन समितियों के अध्यक्ष से लेकर प्रश्न पूछा जाता है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी अकेले, इनको बस सिर्फ ये एक कमेटी, एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और किसी भी समिति का नहीं था। इनके पास एक ही समिति थी, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप बनाने का काम भीमराव अंबेडकर जी को दे दिया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं JLN, ये जवाहरलाल नेहरू है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर हम देखते तो 3 समिति है इनके पास, इनके अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें पहली है संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। साथ ही जवाहरलाल नेहरू को राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उनका भी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी समिति होगी? संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। ठीक है। संघ के नाम से, यहाँ पर संघ के नाम से 2 ही समिति आ रही है और दोनों ही समितियों का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और एक राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई है उसका भी कौन कर दिया? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन कौन सी शक्ति मिली। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर एक संचालन समिति है। संचालन समिति के अलावा हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति दी गई है। कौन सी? झंडा समिति दी गई है। फिर हम आगे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया नियम समिति दी गई। कौन सी? प्रक्रिया नियम समिति। तो राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 4 समितियां हैं। कौन कौन सी? संचालन, राजेंद्र प्रसाद जी क्या करेंगे? संचालन करेंगे। झंडा समिति हो, और झंडा के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। झंडा समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति, दोनों का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और साथ ही प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया और संचालन दोनों एक ही नाम है। देखिए संचालन समिति, यहाँ पर हम देखते हैं
प्रक्रिया नियम समिति संचालन हो रहा हो या प्रक्रिया नियम बन रहे हो, दोनों का राजेंद्र प्रसाद बनाएंगे। झंडा समिति झंडा फहराने का काम, और राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति है उनका, तो प्रक्रिया संचालन और जो झंडा राष्ट्र ध्वज है उनके कौन हो गए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 समिति दी जाती है। 2 समिति ये है प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति। संघ की संविधान तो जवाहरलाल नेहरू को दे दिया था, प्रांत का जो संविधान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति, ये दोनों समिति किसके पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। साथ ही सरदार वल्लभ भाई के पास है ये परामर्श समिति, कौन सी, परामर्श समिति। तो ये 3 समिति होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और परामर्श समिति। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास संघ शक्ति और संघ संविधान। संघ में शक्ति समिति हो और संघ का संविधान करना हो, और साथ ही एक समिति और थी इनकी जवाहरलाल नेहरू की राज्यों के लिए जो समिति थी, राज्यों के लिए जो समिति थी वो किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। फिर हमने देखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 4 संचालन समिति या प्रक्रिया समिति, झंडा समिति और राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। ये 4 समिति किसकी हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। फिर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति देखी, एक तो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और एक है नीचे परामर्श समिति। ये हो जाएगी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, उसके बाद कुछ समितियां और बच जाती, जैसे कार्य का संचालन, नॉर्मल संचालन करेगा तो राजेंद्र प्रसाद, और कार्य का संचालन KM मुंशी। कार्य KM, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कार्य KM, तो कार्य KM मुंशी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति है वो है S बरदाचार्यार। सर्वोच्च न्यायालय की समिति के अध्यक्ष बना दिए S बरदाचार्यार। ठीक है, मूल अधिकार की उप समिति JB कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन मूल अधिकार उप समिति के कौन है, JB कृपलानी। ठीक है, तदर्थ समिति के कौन है, S वर्धा। तदर्थ के कौन है, वर्धा। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, HC मुखर्जी। राज्यों के लिए समिति आ गई थी जवाहरलाल नेहरू की। प्रक्रिया नियम समिति हो गई थी राजेंद्र प्रसाद की। परामर्श समिति हमने पहले देख ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और सबसे लास्ट में संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति कौन है, GV मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति कौन सी हो गई, GV मावलंकर। तो ये समितियां इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं 22 जुलाई 1947 को इसका 4th अधिवेशन होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि जो माउंटबेटन योजना है वो 3 जून 1947 को आई थी। ये डेट याद रखनी है, माउंटबेटन योजना की 3 जून 1947 को। ठीक है, फिर हम देखते हैं संविधान सभा की इसमें जो 4th अधिवेशन होता है 22 जुलाई 1947 को। इसमें राष्ट्र ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हंसा मेहता के द्वारा। और राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना रखा गया, 3:2। और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया, निर्माण कहाँ, आलूदा ग्राम दौसा में। आलूदा ग्राम दौसा में। ठीक है, उसके बाद मेन जो इस कमेटी आती है, कमेटी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या बोल सकते हैं मसौदा समिति। अभी हम पीछे पढ़ के आए, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। कौन है, भीमराव अंबेडकर जी। और कहाँ से निर्वाचित हुए थे ये, पश्चिम बंगाल से।
अच्छा, अब इस समिति के ये जो अध्यक्ष कौन कौन से सदस्य रहे हैं उनसे प्रश्न आता है, कौन कौन से रहे हैं। तो देखिए एम माधव राव, कौन है, एम माधव राव। ये जो एम माधव राव थे स्टार्टिंग में नहीं थे, स्टार्टिंग में बी एल मित्र थे, फिर बी एल मित्र के स्थान पर इसको एम माधव राव को बनाया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से थे, एम माधव राव जो बी एल मित्र के स्थान पर आया था, गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और फिर टी टी कृष्णामाचारी। ये टी टी कृष्णामाचारी डीपी खेतान के स्थान पर आया था। ठीक है, माधव राव तो बी एल मित्र के स्थान पर और टी टी कृष्णामाचारी जो थे वो डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। इस प्रारूप समिति की पहली बैठक होती 30 अगस्त 1947 को और इसकी अंतिम बैठक होती है 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद हम देखते हैं संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 12 अधिवेशन होते हैं और 3 बार वाचन किया गया। संविधान सभा निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए और इस संविधान का 3 बार वाचन किया गया और संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने, 11 अधिवेशन हुए। निर्माण के लिए 11 अधिवेशन हुए हैं। प्रथम जो अधिवेशन होता है वो होता है 9 से 23 दिसंबर 1946 को और इसका अंतिम अधिवेशन होता है 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949 को। 9 से 23 दिसंबर 46 में पहला अधिवेशन होता है और 14 से 26 नवंबर 1949 को इसका 11वां अधिवेशन होता है। संविधान सभा में कुल समय लग जाता है संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। फिर हम देखते हैं 24 जनवरी 1950 को 12वां जो अधिवेशन है वो संविधान सभा की अंतिम बैठक 166। संविधान सभा की बैठक कौन सी थी, अंतिम 166। इसमें 3 बैठक तो हमने पहले देख ली थी। 166वीं जो बैठक है, अंतिम जो बैठक हुई थी, उसमें 12वां अधिवेशन था। इसमें 114 दिन तक बहस चली थी। कितनी, 114 दिन तक। इसमें क्या हुआ, इसमें 299 में से सिर्फ 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। और फिर महिला, टोटल महिला 15 थी जिनमें से सिर्फ 9 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किया था। राष्ट्रपति इस समय कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान से बात करें तो कौन है, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता राजस्थान से थे, उदयपुर से। और जो अंतिम व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की 3 प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। हिंदी में हस्ताक्षर किया था खान अब्दुल गफ्फार खां ने। महिला समूह की अध्यक्षता किसने की, श्रीमती हंसा मेहता ने। श्रीमती हंसा मेहता ने महिला समूह की अध्यक्षता की है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को क्या कहा, चलायमान राष्ट्र। चलायमान राष्ट्र। सचिव कौन बने, के एम मुंशी। और उपाध्यक्ष किसको बना दिया, एच सी मुखर्जी को। तो एकमात्र राष्ट्रपति से विदेशी माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनको विदेशी ने क्या दिलाई, शपथ दिलाई। संविधान के 3 वाचन हुए हैं। अभी कब कब हुए इनको याद रखना है। तो सबसे पहला जो वाचन होता है वो 48 में होता है, दूसरा 48-49 में और तीसरा 49 में होता है। इनकी डेट याद रखनी, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 48 में पहला वाचन होता है। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को सबसे लंबा वाचन होता है ये। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को इसका सेकंड वाचन होता है। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन होता है।
ठीक है, तो 3 वाचन होते हैं, तीनों की डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। इस दिन क्या हुआ? संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया। संविधान आत्मर्पित या अधिनियमित या हम बोल सकते हैं अंगीकृत किया गया और 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान आत्मर्पित बोल सकते हैं, अधिनियमित बोल सकते हैं या अंगीकृत बोल सकते हैं। इस दिन बोल सकते हैं। तिथि कौन सी है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी या विक्रम संवत 2006। 16 अनुच्छेद लागू हुए थे इस समय, जिसमें से 5, 6, 7, 8, 9 जो हम पढ़ते हैं नागरिकता वाले, उसमें पढ़ेंगे अपन 5 से 11 तक नागरिकता आते हैं, जिसमें से 509 अधिक ये जो है आर्टिकल ये अंगीकरण के समय ही लागू कर दिए थे। फिर इसके बाद है 60, 324, 366 और 67, 379, 80, 88, 91, 92, 93, 94। ये जो आर्टिकल है, ये 16 आर्टिकल है, इनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। फिर हम देखते हैं 26 नवंबर को कानून या संविधान या विधि दिवस मनाया गया। पहला कब मनाया गया? 2015 में। पहला कब मनाया? 2015 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। इस समय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। इस समय एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां रखी गई। इसके बाद हम इसमें कुछ थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको और देख लेते हैं कि संविधान के प्रारूप का निर्माता BN राव और संशोधित संविधान के प्रारूप निर्माता भीमराव अंबेडकर। चर्चिल संविधान सभा को केवल हिंदुओं का संगठन का, संविधान सभा को किसका? हिंदुओं का संगठन का चर्चिल ने। 26 जनवरी 1930 को, कब? 1930 को 26 जनवरी में और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 को मनाया गया था। गणतंत्र और राजतंत्र जो शब्द है कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। ये राष्ट्रपति की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो ये अपना ये कंप्लीट हो जाता है संविधान जो अपने सिलेबस में है। संविधान का संवैधानिक विकास है वैसे सिलेबस में, इसमें अपन ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। संविधान निर्माण भी देख लिया है। संविधान निर्माण संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमने वो पढ़ लिए हैं। और इसके बाद हम अगला टॉपिक नागरिकता को पढ़ लेंगे। संविधान सभा में जो भीमराव अंबेडकर की भूमिका है, अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उसकी एक अलग से क्लास में हम उसको पढ़ लेंगे संविधान सभा में। हालांकि पहले से जुड़ा हुआ टॉपिक है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेंगे। और फिर इसके बाद जो नया टॉपिक जुड़ा है नागरिकता, अगला टॉपिक हम नागरिकता पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।